अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स लेवल 1 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर अगेन, लेकिन उसका सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम आज देखेंगे, क्योंकि हमने इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं 1 जो बचे हुए थे और 2 मार्क्स क्वेश्चन सब हमने मतलब हमने कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक है वो मिल जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट हम आप देखते हैं क्लास 10 मैथ्स लेवल 1 के लिए 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आज हम वो देखेंगे, ठीक है। फिर 4 मार्क्स के फिर ख़त्म हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विथ आप चाहे तो एक हम प्रीलिम का पेपर भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मतलब मैं जब अपने ग्रुप में पूछा था तो बहुत स्टूडेंट्स ने कहा था कि प्रीलिम का पेपर आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। बट अगर आप कमेंट करेंगे कहेंगे कि हाँ प्रीलिम का पेपर दिखाइए, सो डेफिनेटली मैं वो भी सॉल्व करूँगी, वरना हम डायरेक्टली इससे स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमारा रिवीजन जो पार्ट है, जैसे कि हमें और भी एमसीक्यूज़ देखने हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स के लिए सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। सो द फर्स्ट वन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 आपका, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 6x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 8 बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x, द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर आर 3x प्लस 4 एंड 6x प्लस 20 रिस्पेक्टिवली, फाइंड g ऑफ x। तो जैसे कि आपको पता है ओके, सो हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल भी वैसा ही होता है p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x डिवाइजर प्लस क्वोशंट होगा q ऑफ x और रिमाइंडर होगा r ऑफ x। तो यहाँ पे हमें सब चीज़ें दी हैं, तो बस वही सब्स्टिट्यूट हमें करनी है, g ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सो p ऑफ x क्या होगा 6x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 8। g ऑफ x हमें नहीं पता, q ऑफ x हमें पता है, ठीक है, और r ऑफ x 6x प्लस 20, सॉरी डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ओके, g ऑफ x इनटू सो फिर इसको हम 6x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 8, इसको यहाँ लेंगे माइनस 6x माइनस 20, ये फ़िलहाल यहीं पे रहने दीजिए, पहले ये सॉल्व कर लीजिए आप लोग। सो 6x³ 8x² तो वैसे ही रहेगा, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9x, 8 माइनस 20 माइनस 12 इक्वल टू g ऑफ x इंटू 3x प्लस 4। तो अगर मुझे g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, जी हाँ 6x³ प्लस 8x² माइनस 9x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, यानी कि 3x प्लस 4 से डिवाइड, जो कि हम करेंगे हमारे जो लॉन्ग डिवीजन होता है हमें पता है, हम उसी से करेंगे, बहुत इजी है। देखिए 3x प्लस 4, ठीक है। सो 3x प्लस 4, अभी देखिए 6x³ है, ये बहुत मतलब बच्चों को ये लगता है ये रिवीजन बहुत डिफिकल्ट है, बट नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए मैं आपको बहुत सीधे सिंपल सा तरीका बताती हूँ। ये 6x³ को लीजिए, डिवाइड बाय आपको क्या करना है 3x ना, देखिए डिवाइड बाय 3x कीजिए, 3 2 ज़ा करेक्ट, 3 है 1 है तो 1 चला जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे x², राइट, क्योंकि देखिए 3 है ना, ये 1 है, सो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या 2x², राइट, प्लस 2x², तो बस वो उठा के यहाँ लिख लीजिए। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए 3 2 ज़ा 6 x इंटू x² x³ प्लस 4 2 ज़ा 8 और x², 4 2 ज़ा 8 x², ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना होता है, साइंस इसकी प्लस है, इनकी जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगी, इसकी प्लस है माइनस, ये प्लस है इसकी भी माइनस हो जाएगी, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, करेक्ट, अगेन ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब क्या करना है, ये माइनस 9x माइनस 12, फिर से अब देखिए -9 साइन के साथ आपको उठाना है, ठीक है।
-9x उठाइए, डिवाइड बाय 3x कीजिए, x कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, क्या हो गया -3, नॉट 3, -3, वहीं यहाँ पे लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा -9x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12, इसकी साइन होगी प्लस, ये माइनस है तो ये होगी, सिर्फ नीचे वाले की साइन चेंज हो जाती है। ओके, ये कैंसिल एंड द रिमाइंडर इज 0। सो देयरफॉर g ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई 2x² -3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है डिवीजन में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टर्म के डिवाइड में मतलब फर्स्ट टर्म ले लेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय, ये ऑप्शन में होता है, ये मैं फिलहाल दोनों दिखा रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप कोई भी चूज़ कीजिए वहाँ पे जाके। तो चलिए फर्स्ट वाला करते हैं, बाय एलिमिनेशन का करते हैं। सो 11x - 7y इक्वल टू 57, इक्वेशन नंबर 1, और 14x प्लस 5y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन में करना क्या होता है, एलिमिनेट करना होता है, यानी कि, और एलिमिनेट कब होंगे, जब वो दोनों सेम होंगे, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे 11 है 14, तो ये तो एलिमिनेट नहीं होंगे ना जब तक वो सेम ना हो। सिमिलरली 7 और 5 है, ये जब तक एलिमिनेट नहीं होंगे, तब जब तक वो सेम ना हो तब तक वो एलिमिनेट नहीं होंगे, राइट। और ऊपर से देखिए यहाँ पे एक माइनस है, प्लस है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, ऐसा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो यूजुअली क्या होता है ना, एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि एक तो आपको दोनों या तो x या तो y को आपको सेम करना पड़ता है, राइट, इक्वल करना पड़ता है, ताकि आप उनको एलिमिनेट कर पाए। और जैसे कि आपको पता है, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो प्लस माइनस 0, अगर वो जैसे कि +2 हो -2 हो तो 0 बन जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, राइट। अगर हाँ दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो हम सब्ट्रैक्शन पे डायरेक्टली चले जाते हैं ताकि साइंस चेंज हो जाए, राइट। बट यहाँ पे एक अच्छा है कि एक माइनस प्लस है और y के लिए है, तो वैसे तो कोई कंपल्शन नहीं कि x चेंज करो या y, आपकी मर्जी है, आप चाहे जो नंबर चाहे, मतलब आप चेंज करना चाहो, मतलब उनको सेम करना है बेसिकली, अगर वो हो रहे हो तो। नहीं तो हम जैसे कि अभी मैं जो करूँगी, मैं दिखाऊंगी आपको कि इक्वेशन 1 को एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपकी मर्जी, अब x को एलिमिनेट करना चाहो या y को, ठीक है। मैं पर्पसली यहाँ पे y चूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत आसान होगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो जैसे कि अगर मैं इन दोनों को अगर मैं सेम कर दूंगी तो सिर्फ ऐड करना होगा मुझे, वरना अगर मैं x को चेंज करने जाऊंगी तो वो भी ठीक है, बट फिर मुझे सब्ट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन फिर वो साइंस चेंज करो, ठीक है, ठीक, हाँ अगर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब है वहाँ पे माइनस, तो हम लोग कर लेंगे, बट अगर यहाँ पे मुझे मतलब मिल रहा है, मैं कर सकती हूँ, राइट। सिर्फ y को मतलब के को चेंज कर कर y को एलिमिनेट कर कर डायरेक्टली ऐड कर कर मैं कर सकती हूँ, देन वाई नॉट, ठीक है। तो मैं तो y चूज़ करूँगी, आप अगर चाहे तो x को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि हमें सेम, जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पे देखिए 7 5 में तो नहीं बदल सकता ना, 5 7 में बदल सकता है, लेकिन एक दूसरे के हम ऑपोजिट से हम मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 7 को 5 से कर लें और 5 को 7 से कर लें, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। तो बस वही करना है हमें, ठीक है। तो देखिए, तो इस इक्वेशन को मैं 5 से करूँगी, इस इक्वेशन को मैं 7 से करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। तो क्या हो जाएगा 5 से, देखिए 55x माइनस 35y, 57 इंटू 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 285, राइट। और फिर क्या करना है, एंड यहाँ पे मैं एक बार में डाल देती हूँ ना, एडिंग दैम, ठीक है, अलग से फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड एडिंग दैम। फिर यहाँ पे वैसा ही 14 7 ज़ा 98x, ठीक है, प्लस अगेन ये हो जाएगा 35y, और ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21। अब देखिए जब मैं ऐड करूँगी ये तो चला जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा 153x, देखिए 13 9 प्लस ये 6 15 है, ये हो जाएगा 6
10 306, करेक्ट। सो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए जब भी वो लोग यूजुअली देखो 95 या फिर 99% ऐसे बोल लो, ऐसे नंबर्स वो अगर आपको दिख रहे हैं, हाँ डिफ़िकल्ट नंबर्स दे रहे हैं, लेकिन यूजुअली ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं ताकि आपकी x की और y की वैल्यूज आसानी से आ जाए, ठीक है। कोई टीचर्स या कोई भी एग्जामिनर ऐसे नंबर्स बिल्कुल नहीं देगा कि आपको मतलब बहुत टाइम लगे निकालने में, क्योंकि हर किसी को पता है कि आपको बहुत सारा सॉल्व करना है, राइट। तो वो लोग ऐसे ही नंबर्स देते हैं कि इजीली आपका आंसर आ जाए, ठीक है। या तो छोटे नंबर्स होंगे और अगर बड़े भी हों तो इजीली मतलब मिल जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, 153 और 306 में, तो 153 अगर मैं इंटू 2 करूँ, ये देखिए है ना 306, राइट। तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि 153 2 यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। तो याद रखिए जब भी ऐसे बड़े नंबर्स हो रहा है आप वहीं पे कुछ, हाँ आप चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक 2 से 3 से ऐसे रिड्यूस करके देख सकते हैं। 3 5 3 से भी आपको मतलब नहीं आपको डायरेक्टली सूझ रहा उस वक्त कि क्या मतलब होगा, तो आप ऐसे रिड्यूस करके देख लीजिए, राइट। 2 से स्टार्ट कीजिए या 3 से जा रहे हैं दोनों भी नंबर्स, 3 से कर लीजिए, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो रिड्यूस से कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। बट यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब वो बड़े नंबर्स देते हैं ना, तो उनका ही वो मतलब एक फैक्टर मल्टीपल हो जाता है, तो आपको डायरेक्टली वहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 2, तो इसको हम आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सो 1 इक्वेशन जो है ये है हमारी 11, x जो है वो 2 है, -7y इक्वल टू 57। 22 - 7y इक्वल टू 57। सो -7y 57 माइनस 22, सो -7y इक्वल टू ये हो जाएगा 35। सो y की वैल्यू 35 अपॉन -7 यानी कि -5। Therefore x equal to 2 and y equal to -1 is the solution of the given pair of equations, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स थी एलिमिनेशन मेथड को लेके, जो आपको अगर आप मतलब वैसा चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यूजुअली देखिए जब भी माइनस प्लस हो ना, उसी नंबर को चेंज करिए, क्योंकि एडिशन बहुत ज़्यादा इजी होता है। अनलेस कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा मैं देखा है बहुत ज़्यादा कि बच्चे साइंस को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। बट इट्स ओके, अगर आपका मतलब आपने मेथड्स बहुत अच्छे से किए हैं, डजेंट मैटर फिर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको मतलब थोड़ा मतलब डर लग रहा है, देन ऑलवेज अगर माइनस प्लस हो तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट हम उसी का जो इक्वेशन को देखेंगे, यानी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो और पार्ट है वो। सो 7x - 3y, तो कॉन्स्टेंट्स हमें एक जगह लेने हैं, तो इस तरह से बन जाएगा इक्वेशन। और दूसरा क्या है वो तो ऑलरेडी है, 5x + 11y - 37 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो कंपेयर करेंगे। सो मैं लिख लेती हूँ a1 इक्वल टू 7, b1 जो है मेरा -3 है, c1 मेरा -15 है, ठीक है। a2 है मेरा 5, b2 है 11 एंड c2 है मेरा -37। तो जैसे कि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप वो एक वो पैटर्न जो आपको याद रखनी, जैसे कि x y 1, ठीक है। यहाँ पे है b1 b2, यहाँ पर भी है लास्ट में b1 b2, बीच में है c1 c2, फिर आएगा आपका a1 a2, ठीक है। तो एरोज जो है वो इस तरह से जाएंगे, और इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये पैटर्न याद हो गई, तो x y देखिए 1। अब यहाँ पे फर्स्ट और एंड में क्या है, b1 b2, b1 क्या है -3 और b2 है 11। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -3 11, यहाँ पर भी -3 11। कॉन्स्टेंट्स बीच में है, क्या है -15
-37, तो ये आ जाएंगे -15 -37। और A1 क्या है 7, A2 है 5, 7 5। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते। सो बस ये देखिए, इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करने होंगे। सो यहाँ पे x अपॉन क्या हो जाएगा ये, यस देखिए -3 इंटू -37। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, तो 37 इंटू 3 कितना होता है 111। ठीक है, माइनस क्या होगा 11 इंटू 15 जो कि -15, सो -165 इक्वल टू y अपॉन -15 इंटू 5 कितना हो जाएगा -75। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 37 इंटू 7 जो कि है 49 259, यस -259। ओके, इक्वल टू ये 1 अपॉन ये हो जाएगा 77 माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, सो x अपॉन 11 प्लस 165 जो कि हो जाएगा 276। ठीक है, इक्वल टू y अपॉन -75 प्लस 259 ये हो जाएगा प्लस 184 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 92। ठीक है, सो बस इक्वेट करना है आपको, x अपॉन 276 इज इक्वल टू 1 अपॉन 92। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 276 अपॉन 92। अब ये देखिए इसी का कोई तो फैक्टर होगा, 3 कर ले तो आपको 276, क्योंकि 2 3 6। ठीक है, 3 9 27। उसी तरह y का भी कुछ ऐसा ही है 1 अपॉन 92। देयरफॉर y इक्वल टू 184 अपॉन 92, 2 राइट। सो ये आंसर्स हैं आपके। ठीक है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, ऑनेस्टली इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको। बट अगर ऑप्शन में एलिमिनेशन है तो आप डेफिनेटली सजेशन तो ये होगा कि एलिमिनेशन ही चूज़ कीजिए अगर आपको एलिमिनेशन, क्योंकि वो इजी होती है इससे कंपैरेटिवली, बट ये भी उतनी ही इजी है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, टाइम अगर बचा तो फिर ये कर लीजिए, तो जो आपको इजी लगे उस मेथड पर आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन वाली देख लेते हैं। 15x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या करना होता है फैक्टराइजेशन में, ये सबसे पहले तो जो कोएफिशिएंट है x² का और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। जी हाँ, डायरेक्टली आपको लास्ट टर्म पे नहीं देखना है, आपको जो भी कोएफिशिएंट है x² का और लास्ट टर्म जो होती है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। 15 इंटू -3 कितना हो गया -45, करेक्ट। अब आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट जो होगा वो -45 होगा, 45 नहीं -45, और जो बीच में का मिडल टर्म जो होगा वो क्या आना चाहिए उसका -4। ठीक है, तो देखिए सम जो है वो -4 आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो -45 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं 9 5 करेक्ट। अब 9 और 5 मिला के तो 45 बन जाते हैं, बट हम उनको लेंगे कैसे कि हमें -4 मिल जाए। अब वैसे तो मैं +9 +5 भी ले सकती हूँ ना, 9 इंटू 5 राइट, बट जैसे मैंने कहा मुझे -45 चाहिए, इसका मतलब दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए। बट अब किसको नेगेटिव करें, क्योंकि मुझे -4 चाहिए राइट। अगर मैं 5 को नेगेटिव लेती हूँ तो 9 इंटू -5 -45 हो जाएगा। यस, एक कंडीशन तो फुलफिल हो ही जाएगी मेरी राइट, बट ये कंडीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 9 - 5 4 होता है, -4 नहीं होता। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए,
तो अगर मैं उल्टा लो -9 + 5 लो तो क्या मिल जाएगा, देखिए -9 + 5 -4 और -9 × 5 -45, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम और उसके साइंस पर ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है फैक्टर्स, वैसे तो बहुत इजी मेथड है लेकिन इसमें साइंस पर थोड़ा ध्यान देना होता है। सो 15x² - 9x + 5x - 3 = 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन को देखना भी वो भी कभी कभी आपको नहीं समझ में आता। तो देखिए आप सोचिए कि मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। 15 को आप 5 के टेबल में, ठीक है, इसको दोनों में कोई भी एक टेबल तो कॉमन होगा। ये देखिए 3 5 और ये 3 3, यानी कि कॉमन क्या है, 3 है, राइट। और क्या है, ये देखिए x है, राइट। अब ये 3 5, अब आप 15 पर नहीं, अब ऐसे सोचिए आपने स्प्लिट किया है ना उसको, 3 5, राइट। तो आपने 3 को बाहर लिया, मतलब क्या रह गया है, 5x। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 5 15, x × x x², ठीक है, माइनस। अब आप 9 मत सोचिए, आप सोचिए 3 × 3, 3 को बाहर लिया है तो और x को भी बाहर लिया है तो बचा कौन, 3, राइट। तो अब देखिए 3 3 9x, राइट। अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी मतलब क्या, 1 कॉमन है, राइट। सो 5x - 3 वैसे का वैसा। सो कॉमन ब्रैकेट पहले लिखते हैं एंड देन द रिमेनिंग 3x प्लस, आप यहाँ पे 1 लिखिए, नहीं भी लिखिए तो भी चलेगा। अब यहाँ पे बट यहाँ पे लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। सो 3x + 1 = 0। सो 5x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, राइट। सो x की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस हो जाएगा /5, वैसे ही क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, ओके। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन क्या मिला आपको, x = 3/5 और x = हम लिख लेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ये 3/5 एंड -1/3, ओके। तो नेक्स्ट find the roots of the quadratic equation by completing the square method, 2x² - 3x - 5, ठीक है। सो और वाला जो है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2x² - 3x - 5 = 0, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजना होता है। फिर आपको ये x² है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए 2 है, मुझे इसको 1 बनाना है, मतलब ये 2 नहीं चाहिए मुझे। अब सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ माइनस में तो अगर उसको कैंसिल आउट करना हो तो +2 करते हैं, राइट। उसी तरह कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है, सेम चीज़ को अगर डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन हम एक ही जगह तो नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, राइट। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये देखिए हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c एक ऑर्डर इक्वेशन है हमारे पास, राइट। तो ये x² माइनस सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म कहाँ पे है, राइट। थर्ड टर्म तो है नहीं, तो वही है ये मेथड का नाम, उसी से कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि आपको वो स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। वो थर्ड टर्म उसकी ढूंढनी है ताकि प्रॉपर आपको स्क्वायर मिल जाए, राइट। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की थर्ड टर्म अगर मुझे ढूंढनी है तो मैं कैसे ढूंढूंगी, तो देखिए मैं आपको सिंपल एक जो मैंने अपने उस टाइम पे जब सीखा था, हमें एक फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब तो डायरेक्टली वो ये बुक्स में है, बट हम जब मेरे टाइम पे जो मैंने अपने वहाँ के सिलेबस में जहाँ मैं पढ़ी हूँ वहाँ मैंने जो सीखा था वो मैं फॉर्मूला आपको बता दूँगी। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अगर आपको ये मेथड डिफ़िकल्ट लग रही है, ठीक है, नहीं समझ में आ रही कि थर्ड टर्म वो कैसे डायरेक्टली निकलता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला बता देती हूँ, जिससे कि आपको वो टीचर्स भी आपके साथ वही करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कर देते हैं, बट
तो मैं आपको बताती हूँ हम लोग क्या करते थे। तो हम लोग बोलते थे कि थर्ड टर्म, जैसे मैंने कहा आपको कि प्लस वाली आगे की टर्म निकालनी है ना, सो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अब ये देखिए, दिखने में शायद ये डिफ़िकल्ट लगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, बस आप ये ध्यान रखिए कि हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, -3/2। याद रखिए 3/2 नहीं, -3/2 साइन के साथ में लेना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × -3 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर, जो कि है 9/16। आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर गलती से, लेकिन ये हम 3/2 को नहीं स्क्वायर कर रहे, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 हो गया, वो नहीं, आपको 2 से मल्टीप्लाई, ये हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करना है उसको और फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। डायरेक्टली कर रहे हैं तो भी चलेगा, इतना सब तामझाम करने, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं आपके मतलब सिलेबस में कि थर्ड टर्म, बट ये करेक्ट है, ओके, ये रॉन्ग नहीं है। तो अगर आपको नहीं सोच रहा तो ये भी लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं देगा, बट यही देखिए 9/16 ही वैल्यू निकल। या फिर आप ऐसे रफली भी कर सकते हैं, हाफ इंटू दिस माइनस, लेकिन हाँ जो भी आपकी मतलब साइन के साथ में उसको आपको लेना है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। तो -3/4 तो पॉजिटिव 9/16। तो अब मैं इस 9/16 को दोनों तरफ ऐड कर लूँगी, एक तरफ तो नहीं कर सकते ना, दोनों तरफ करना होता है ना। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, तो कैसा है, a² - 2ab लाइक b²। ये एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन है, x² का x, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए माइनस, अगर पूरा प्लस हो तो प्लस आएगा, ठीक है, माइनस, फिर क्या, इसका स्क्वायर रूट, 9/16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख लीजिए। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का 4। इस तरह से याद नहीं रह रहा तो ये जो लिखा है आपने, इसको उठा के यहाँ पे चिपका लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो 9/16 का स्क्वायर रूट लिख रहे हो ऐसा सोचिए, या फिर ये -3/4 को डायरेक्टली x लीजिए और यहाँ पे स्क्वायर करने से पहले आपने जो नंबर लिखा है उसको उठाकर यहाँ पे लिख के होल स्क्वायर कीजिए। दोनों में से जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है उस तरह से कीजिए। क्या मैंने कहा, या तो आप 9/16 का स्क्वायर रूट, ठीक है, लास्ट टर्म जो आप ऐड कर रहे हैं उसका स्क्वायर रूट, या फिर स्क्वायर करने से पहले जो आपने थर्ड टर्म लिखी थी, ठीक है, उसको उठा के यहाँ पे लिख लीजिए, बस हो गया। और ये तो नॉर्मल सॉल्व करना है। देखिए 16 बनाना है तो एलसीएम को, है ना, तो मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये तो रहने दीजिए वैसे का वैसा। सो x - 3/4 का स्क्वायर, ये 40/16 प्लस 9/16। सो x - 3/4 होल स्क्वायर 49/16, ठीक है। सो x - 3/4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेना है, राइट, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। सो दिस विल बी प्लस और माइनस, क्या हो जाएगा ये 7/4, ठीक है। सो x इक्वल टू, ये उधर जाएगा 3/4 प्लस और माइनस 7/4, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या होगी 3 + 7/4 और x इक्वल टू 3 - 7/4। सो x की वैल्यू 10/4 और x की वैल्यू -4/4। देयरफॉर x इक्वल टू 5/2 और x इक्वल टू -1, ठीक है। आई नो कि बहुत ज़्यादा वो लेंदी है ये, सो ऑब्वियसली कोई भी मतलब सजेस्ट नहीं करता है कि आप वो चूज़ करें। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि फैक्टराइजेशन ही बेटर है, क्योंकि थोड़ी लेंदी हो जाती है। बट अगर आपको ये भी आपको मतलब आपको आ रही है मेथड, ये कर सकते हैं आप। अगर भी हो जाता कि फैक्टराइजेशन में नंबर नहीं मिलते अगर बड़े नंबर्स हो तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। From 15th January, Sheena decided to save her pocket money daily. The amount of saving is equal to the date of the month. On 31st, she decided to give a gift to her mother worth rupees 200 from her savings. What is the amount left with Sheena
एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। सो हम देखते हैं 15 जनवरी से उसने सेव करना स्टार्ट किया, तो 15 जनवरी को कितने सेव किए होंगे, 15, राइट। मतलब जो डेट है वही वो सेव करिए, उतनी अमाउंट। तो 16 को 16, 17 को 17 अप टू 31। तो आप देख सकते हैं एक एपी है ना, क्लियरली दिस लिस्ट फॉर्म्स एन एपी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट लेफ्ट विथ ये। पहले मुझे सम इस टोटल निकालना होगा, करेक्ट। कितनी अमाउंट इसकी हो गई है सबसे पहले, उसमें से 200 उसने फिर अपने मम्मी के लिए गिफ्ट लिया, राइट। तो सबसे पहले मुझे टोटल चाहिए, टोटल यानी कि मुझे सम चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एसएन चाहिए। अब ये देखिए फर्स्ट टर्म है मेरे पास, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है मेरे पास, राइट। कॉमन डिफरेंस तो दिख रहा है आपको, 1 है। अब एन कितना है, एन यानी कि वो डेज, ठीक है। तो 15 से लेके 31 कितने डेज हो गए। अब देखिए बहुत ईजी है, 15 से लेके 30 तक पूरे कितने डेज हो गए, 16 डेज हो गए। अब ये मत कहिए कि 15 से लेके 15 पकड़ कर 15 से लेके 30 तक टोटल 16 डेज हो गए, और फिर एक 31 यानी कि टोटल कितने डेज हो गए, 17, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि 15 से लेके 30 तक 15 दिन हो गए, हम लोग 15 दिन नहीं, 15 डेज नहीं हो गए, 16। हाँ 16 से लेकर 30 तक जो मैं बोलूँगी, ठीक है 15 डेज हो गए। मैं 15 पकड़ कर 15 से लेकर 30 तक हमारे कितने हो गए हैं, 16 डेज हो गए, और एक दिन ऐड कर लीजिए 31 का, तो टोटल हो गए आपके 17 डेज, ठीक है। सो एसएन इक्वल टू, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, राइट। तो आपको ज़रूरत नहीं है वो बड़ा वाला वो है ना 2a + n - 1, यहाँ पे है ना फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, वही यूज़ कर लीजिए। S17 निकालना है ना, 15 + 31, 17/2 46, 2 2 * 2 3 सो 17 × 13, 17 3 = 51, 17 2 = 34 और 5 30, 391, ठीक है। तो ये उसकी अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो गई इतनी, होगी। अब मुझे पता करना है कि एक्चुअली अमाउंट बची कितनी। सो अमाउंट लेफ्ट विथ शीना एट द एंड ऑफ द मंथ। तो 391 में से 200 तो उसने गिफ्ट पे खर्चा कर दिए, तो बचे कितने, ₹191, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, है ना इजी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, इनको हम ये जिसके आपको पता है आपके सिलेबस ट्रायंगल राइडर प्रॉब्लम्स, तो ये वही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, in the given figure DEFG is a square and angle BAC equal to 90, ठीक है। show that FG square is equal to BD into EC। अब मुझे BD चाहिए, EC चाहिए, FG चाहिए, ठीक है। अब देखिए BD और EC चाहिए तो मुझे 2 ट्रायंगल्स पकड़ने पड़ेंगे। तो कौन से 2 ट्रायंगल्स, तो आप देख सकते हैं, एक मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे EC मिलेगा, एक ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे BD मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स पकड़ लिए, कौन सा, इन ट्रायंगल CEF एंड ट्रायंगल BGD। क्यों वहीं, क्योंकि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट का थोड़ा पार्ट वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल CEF BGD में, अब जो कि ये जो है ना ये बीच में का वो स्क्वायर है, तो ये 90 होगा, ये 90, ये 90, ये 90 हो गए, राइट। सो इसका मतलब एंगल CEF ये 90 होगा। उसी तरह यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं एंगल BDG ये भी कितना होगा, 90 होगा, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, ठीक है, सिर्फ इस ट्रायंगल पर। अब उसमें से एक जो है ना ये CEF ये 90 है।
अब एक ट्रायंगल की सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल कोई भी 90 हो तो बचे दो एंगल्स का सम कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 90 होगा ना। फिर वो कुछ भी हो, हमें नहीं पता वो कितने हो सकता है, 30-60 हो, 45-45, कुछ भी हो, बट उनका एडिशन सम जो है वो 90 से ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि एंगल का एक ट्रायंगल में सम ही कितना होता है तीनों एंगल्स का मिला के? 180। तो अगर एक एंगल 90 हो तो बाकी दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा, राइट। सो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे डालनी है, ठीक है। सो इन सबसे पहले ट्रायंगल CEF जो है, अभी देखिए CEF 90 है, तो करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो है FEC, ठीक है, सॉरी FCE और CFE, इनका सम कितना होगा? 90 होगा ना। तो हम ये लाइन में लिख लें, इन ट्रायंगल CEF एंगल CFE प्लस एंगल FCE इक्वल टू 90, ठीक है। उसी तरह अब हमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, उसमें जो है वो BAC कितना है? 90 है, राइट। तो इसका मतलब जो C एंगल होगा और जो B एंगल होगा उसकी भी वैल्यू कितनी होगी? सम कितना होगा उनका? 90 होगा। वो जो भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है कि वो से मतलब इंडिविजुअली कितने, हमें बस ये कहना है कि उन दोनों का एडिशन 90 होगा, क्योंकि एक एंगल 90 है ना। तो बस मैं वही लिख रही हूँ। सो इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि BAC 90 है तो ACB और ABC का सम कितना होगा? 90 होगा। ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये ACB देखिए ज़रा ध्यान से, ACB C वाला एंगल है। अब मैं इसको ACB बोलूँ या मैं उसको FCE बोलूँ, है तो CE एंगल ना, एंगल तो नहीं चेंज हो रहा ना। तो मैं शॉर्ट नेम बना दे, FC बोल रही हूँ, तो वो तो बदल तो नहीं जाएगा ना। ACB बोलूँ या FCB बोलूँ, है तो वही ना, C ही है ना एंगल। तो मैं ACB की जगह मैं लिख लेती हूँ FCE। उसी तरह ABC बोलूँ या GBD बोलूँ, है तो B ही एंगल ना, राइट। तो ABC की जगह मैं लिख रही हूँ GBD, बात तो वही है, राइट। अब देखिए ये का एडिशन भी 90, इन दोनों का एडिशन भी 90, राइट। सो फ्रॉम 2 and 3 ये लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कहते हैं ना राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो बस उनको इक्वेट हमें करना है। FCE इक्वल टू एंगल FCE प्लस एंगल GBD। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास? CFE इक्वल टू एंगल GBD। अब यही मुझे चाहिए था, एक तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, एक तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे जो है, ये देखिए एक पार्ट तो मुझे मिल गया है यहाँ पे CFBDG, ठीक है, और ये CF, मतलब दो एंगल्स मुझे मिल गए। सिमिलर प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट दो एंगल्स ना कुछ तो मतलब जो सिमिलैरिटी की जो ये एक्सियम्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वही हमें चाहिए, राइट। तो अगर दो भी एंगल मिल गए तो मैं कह सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर है, राइट। सो मैं भी लिख रही हूँ इन ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल GDB, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये वाला एंगल CEF इक्वल टू एंगल BDG, CEF इक्वल टू एंगल BDG और एंगल CFE इक्वल टू एंगल GBD, ठीक है। तो GBD, ठीक है, और CEF BDG, बस यही अब मुझे चाहिए था। So therefore triangle CFE is similar to triangle GDB by AA similarity। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो साइड्स तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज तो इक्वल होंगे ना। अब जो रिक्वायरमेंट है वही ले लीजिए। C चाहिए आपको, C का करस्पॉन्डिंग कौन है? यस, C का करस्पॉन्डिंग है GB, राइट, GB। और यहाँ पे होगा EF और DB, ओके। ओह नहीं, मुझे ओके
थोड़ा चेंज कर ले, सी एफ ई नेमिंग पर थोड़ा ध्यान देना है हमें। हमें चाहिए क्या, सी ई इंटू डी बी इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, एफ जी का स्क्वायर ना। तो सी ई इंटू डी बी तो मिल जाएगा, तो जी बी का तो कोई काम नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, सी ई एफ कर लेते हैं। तो सी ई अपॉन ये हो जाएगा, जी डी हो जाएगा। जी डी चाहिए मुझे। अब कहेंगे ये क्यों किया मैंने, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए सी डी बी मिल गए मुझे। अब जी बी का मुझे कुछ काम नहीं था, अब जी डी काम का है। क्यों, देखिए जी डी और मुझे कौन मिला था यहाँ पे, देखिए ई एफ, राइट, जी डी ई एफ। अब ये दोनों क्या हैं, एक स्क्वायर के साइड्स हैं, और हमें पता है कि स्क्वायर के सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इन दोनों के बदले मैं एफ जी तो लिख ही सकती हूँ ना, करेक्ट, क्योंकि दे आर ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो जी बी तो मेरे कुछ काम का नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा नेमिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेमिंग मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। सी ई एफ तो यहाँ पे थोड़ी मैंने गड़बड़ हो गई थी मेरी, ठीक है, तो वो आप ज़रा सही कर लीजिए। तो सी ई एफ इक्वल टू ये हो जाएगा वो बी डी जी, ये देखिए सी ई एफ, ये करेक्ट है, सी ई एफ एंगल सी एफ 90 है, और बी डी जी भी 90, ठीक है। सो वो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अब चलिए अब कर लेते हैं, सी ई इंटू डी बी इज इक्वल टू ई एफ इंटू जी डी इज इक्वल टू, इसके बदले हम लिखेंगे एफ जी इंटू एफ जी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर। हो गया, बस यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। सो ट्रायंगल ये यहाँ पे भी मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आप सी ई एफ से, तो सी अपॉन जी डी, ई एफ अपॉन डी पी, ठीक है। अब सही है, क्योंकि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना ये करने के लिए, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, सी ई एफ और बी जी डी, ठीक है, ई वाला एंगल, डी वाला एंगल, ठीक है, सी एफ ई एफ सी, तो हमें सी एफ ई और हमें ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 35, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग डी सी, यानी कि ये 50 मीटर है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ए बी आर 45 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। एच निकालना है हमें, और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड हमें बिल्डिंग निकालना है, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये थैंकफुली डायग्राम सब कुछ दिया हुआ है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जब ऊपर से कोई चीज़ आप नीचे देखते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये भी 45 और ये 60 इसलिए है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली ये 45 तो ये भी 45, ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। तो इसलिए वो एक अच्छा है कि यहाँ पे सब दिया हुआ है, वरना आपको निकालना होता है डायग्राम, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें अब देखिए क्या क्या चाहिए। अब हमेशा मैं कहती हूँ ना, रिक्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए। तो मुझे एच चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 60 वाला एंगल ले लेती हूँ मैं, तो मुझे एच चाहिए, ठीक है। और मैं क्या ले सकती हूँ, और मुझे एक्स भी, ठीक है, हम लोग ले लेंगे। तो एक्स और एच तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इन ट्रायंगल। सबसे पहले ए बी सी, ठीक है, कॉट 60 में ले रही हूँ, ठीक है। कॉट 60 जो होता है वो अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट, यानी कि x अपॉन ये क्या होता है, h होता है, अपोजिट होता है, राइट। तो x अपॉन h हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एक दफ़ा x की वैल्यू क्या होगी, h इंटू कॉट 60। सो h अपॉन कॉट 60 क्या होगा, 1/√3, tan 60 √3 होता है ना, उसका रेसिप्रोकल 1/√3। तो ये x इज इक्वल टू h अपॉन √3, फर्स्ट वन, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ए ई डी, ये देखिए ए ई डी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगेन कॉट 45 में ले लूँगी, तो कॉट 45 ये क्या होगा, अब देखिए ये x है तो ये भी x होगा, राइट। सो अगेन एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, सो इतना ही पार्ट, राइट।
अब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, राइट। तो इसका मतलब ये कितना होगा, सिर्फ इतना, ये देखिए टोटल क्या होगा, ये एच, ये पूरा एच है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एच है, क्या ए बी पूरा एच है, और ई बी जो है वो 50 है, राइट। तो मुझे अगर ए ही निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, एच माइनस 50, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप लोगों के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ए बी जो है वो एच है, ठीक है। बी ई इक्वल टू डी सी इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। देयरफॉर ए ई कितना होगा, एच माइनस 50। सो यहाँ पे हम फिर अब लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी, क्या हो जाएगा, देखिए कॉट मुझे 45 निकालना है। तो जैसे मैंने कहा ये एच जैसे एक्स अपॉन ए हो जाएगा, एक्स अपॉन ए ई, यानी कि एक्स अपॉन एच माइनस 50। कॉट 45 तो 1 होता है ना। सो 1 इक्वल टू एक्स अपॉन एच माइनस 50। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू एच माइनस 50, ये 2 ये 1, एक्स को कंपेयर करेंगे अब। देखिए तो ये कितना हो गया यहाँ पे, एच अप देयरफॉर एच अपॉन √3 इक्वल टू एच माइनस 50 फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ पे 50 को इस तरफ ले लीजिए, पॉजिटिव 50, और ये एच माइनस एच अपॉन √3, एच कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन √3, 50 इक्वल टू, ठीक है। सो 50 इक्वल टू एच, ये हो जाएगा रूट क्रॉस मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। एच हमें निकालना है, ये सबको उधर भेज दीजिए, ये हो जाएंगे 50 इंटू √3 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू एच, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। एच इज इक्वल टू 50 को मैं वैसे ही रख लेती हूँ। अब ये सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। सो √3 प्लस 1 और ये √3 प्लस 1, ठीक है। सो 50 इंटू ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू 1 √3, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1, ठीक है। सो एच इज इक्वल टू 50 इंटू 3 प्लस √3 अपॉन 2, 225 ज़ा, सो 25। अब √3 की वैल्यू हमें दी गई है 1.73, आपको वही यूज़ करनी है, ठीक है। सो 25 इज 4.73, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 118.25 मीटर, ठीक है। सो हाइट ऑफ द टावर 118.25 मीटर। अभी और हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। x की वैल्यू आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, h माइनस 50 ना। सो 118.25 माइनस 50 जो कि है 68.25 मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा x यानी कि आपका डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग 68.25 मीटर, ठीक है। सो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा मतलब फ़िलहाल तो नहीं है कि मतलब ये ट्राइपॉड या कोई ऐप जिससे मैं आपको मतलब वो कंस्ट्रक्शन बता सकूं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता दूंगी, और इसका जो मतलब जो मैंने निकाला है एक्चुअली में पेपर के ऊपर जो डायग्राम, उसके मैं फ़ोटोज़ फिर चैनल में मेरे अपलोड कर लूँगी। मेरा व्हाट्सएप चैनल की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस चैनल में बहुत सारे अपडेट्स, नोट्स अपडेट, रिवीजन और सब कुछ मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो ज़रूर जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, मैं इसलिए देखिए इशू हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। क्या हो जाता है कि अगर आप न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले की जो चीज़ें वो नहीं दिखती, राइट। लेकिन चैनल में वैसा नहीं होता है कि आपको पहले जो भी मैंने अपलोड किया होगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं उस चैनल में जो है वो कंस्ट्रक्शन के इमेजेस जो अपलोड कर लूँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ मैं आपको फ़िलहाल आप स्टेप्स बता देती हूँ कि क्या क्या आपको करना है। होपफुली आपको कंस्ट्रक्शन में उतनी तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शंस बहुत ईजी हैं आपके, राइट। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं फ़िलहाल स्टेप्स बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम 36 क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है विद सेंटर एंड रेडियस 3.5, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, रेडियस 3.5। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है एक टेक पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.7 फ्रॉम ओ। तो यहाँ पे जो सेंटर है आपका ओ, वहाँ से आपको एक आर जो है लाइन निकालनी है, ठीक है। कितनी, 7.7 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसका ओ आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से, मतलब आपको पता है मोर देन हाफ लेके यहाँ पे आपको आर्क्स कट करनी है, ठीक है। और इस तरह से आपको ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। फिर ये जो पॉइंट होगा आप इसको ओ डैश भी कह सकते हैं, और ये ओ डैश और ओ डैश आर सेम होंगे, ठीक है। फिर इसको सेंटर लेके आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये तो सही आएगा नहीं, बट वो सर्कल जो है ना, जो भी आप निकालेंगे वो एग्जैक्टली ऐसे इस तरह से ये पास हो जाएगा। मैं आपको फिर फ़ोटो भेज दूंगी चैनल में, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और फिर आपको बस जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको टेंजेंट्स ये इस तरह से ड्रॉ करनी है। और मेजर का भी ठीक से नहीं है, आई नो, बहुत ख़राब से सर्कल आया है, सर्कल दिख ही नहीं रहा वो, बट ये इस तरह से आपको करनी है। तो सबसे पहले स्टेप्स समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, एक सर्कल निकालना है, फिर आपको वो लाइन निकालनी है 7.7, ठीक है। फिर आपको मोर देन हाफ लेके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, फिर और एक सर्कल निकालना है आपको, और फिर उसके टेंजेंट की जो है आपको लेंथ मतलब निकाल के मेजर करनी है। तो मेरी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो 6.8 6.9 जो है, आई गेस यस अप्रॉक्सीमेटली मेरी 6.8 से थोड़ा ज़्यादा 6.9 सेंटीमीटर आई हैं। आप ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कितनी आएगी अप्रॉक्सीमेटली। देखिए 6.8 6.9, अगर 6.8 भी लिखेंगे तो भी आपको करेक्ट ही देंगे, 6.9 लिखेंगे तो भी आपको करेक्ट देंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरी 6.8 आ रही है, किसी की 6.9, ठीक है, किसी की 7.5 आ रही है, वो गलत है, किसी की 6 आ रही है, वो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट थोड़ा मतलब 1-2 पॉइंट का ऐसे डिफरेंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करेक्ट दे देंगे, आप इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं इसके, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना आया। फिर ये जो है, ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्यू आर निकालना है 7.5, ठीक है। क्यू आर निकाल कर आपको सबसे पहले एंगल पी क्यू आर 75 डिग्री कंस्ट्रक्शन करनी है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करना है, आपको कंपास का यूज़ करना है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम एक कोई भी मेजर मतलब कंपास से आप जितना चाहे उतना खोल सकते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, राइट। सो हमने ये लास्ट ईयर सीखा है ट्राइंगल्स में आप लोगों ने। फिर एक ऐसा आप एक आर्क कट करते हैं, फिर दूसरी ये 60, ये 120, फिर इन दोनों को मतलब ऐसा लेके आप और एक आर्क कट करेंगे, और ये बन जाएगा आपका जो यहाँ से ऐसे बन जाएगा, वो होगा आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आपको 75 बनाना है, तो देखिए ये 60 है और ये 90, तो ऑब्वियसली ये जो होगा, ये जो इतना भाग जो होगा वो होगा 30, राइट। आपको 75 चाहिए, यानी कि 15 ज़्यादा चाहिए ना, 60 + 15, तो आप इसका भी हाफ ले लीजिए, ठीक है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को लेके आप बस 2 आर्क ड्रॉ कीजिए, कोई भी मेजर के आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करके आप यहाँ से ऐसे जॉइन कर लीजिए, तो ये जो आपका एंगल बन जाएगा ना, ये जो आपका एंगल, डेट विल बी 75,
ठीक है। तो सबसे पहले 60 120 90 निकालिए और फिर जो 90 की जो B60 है और मतलब 90 के बीच में का जो पार्ट है उसको आपको हाफ करना है और वो आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली 75। फिर आपको PQ की लाइन है, थोड़ा एक्सटेंड कीजिएगा, 8.1 सेंटीमीटर की लाइन कट करनी है आपको यहाँ पे और इसको ज्वाइन करना है। फिर आपको क्या करना होता है, यस आप लोगों को पता होगा एक्यूट एंगल बनाना होता है। आपको कितने कट करने हैं, तो 5/2, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है उतने कट करने होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, करेक्ट। लेकिन ज्वाइन कहाँ करना होता है, जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे ज्वाइन करना होता है, यानी कि 2 को आप ज्वाइन करेंगे। सो Q1 Q2, ठीक है, Q3 आप ले लेंगे, Q4 Q5। फिर आपको क्या करना है, Q2 से एक आर्क लेनी है, ऐसा कोई भी मेजर की, सेम Q5 पे चेंज नहीं करना है, Q5 पे कट करना है। फिर ये जो एंगल, ये जो कितना जो बन रहा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो होगा, ठीक है, इतना जो होगा ना, वो डिस्टेंस लेके आपको यहाँ से जो है वो कट करनी है, ठीक है। फिर आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। फिर Q5 से लेकर ये कुछ इस तरह से, अब ये तो सही नहीं आ रही मेरी, बट Q5 से एग्जैक्टली पास होगी वो, ठीक है। और सेम प्रोसीजर आपको यहाँ से करनी है, R से एक आर्क कट करना है, इस पॉइंट R' से एक और आर्क कट करना है, ठीक है, सेम मेजर का। वहाँ से फिर से ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स को लेकर ये जितना डिस्टेंस है उतना आपको यहाँ लेके कट करना है और बस आपकी फिर इस तरह से, अब ये तो सही नहीं आएगी पर बता रही हूँ, कुछ ऐसे आपका जो है वो बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको एक्सटेंड करिए, अभी यहाँ पे तो एक्सटेंड नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगी। बहुत बड़ा आने वाला है ये ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ा ही आ गया वो, क्योंकि 8.1 बहुत बड़े बड़े फिगर्स हैं, ठीक है। तो अभी ये तो मैं सही नहीं, आई एम सो सॉरी कि सही नहीं आ रही यहाँ पे, ये मैंने नहीं निकाला है, बट मैं आपको फ़ोटो जो है वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो आप ज़रूर ड्रॉ कीजिए, आप मुझे बताइए कि सही आ रहा है कि नहीं आपका। और याद रखिए हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे हम लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन जितने पार्ट्स उतने करते हैं जो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट उनसे पार्ट्स करने होते हैं, तो 5 हमें करने हैं, 2 पे ज्वाइन करना, ठीक है। तो इस तरह से, अब ये तो सही नहीं आया बट आपका ज़रूर आएगा। आपको बस मेथड समझिए आप करना क्या है कि यहाँ से आपको सेम जो आपने यहाँ किया वही आपको करना है, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका आया कि नहीं। ये बहुत मैसा है नो ये बहुत ख़राब है, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो कंस्ट्रक्शन में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कुछ जुगाड़ करके ज़रूर करके आप कंस्ट्रक्शन आपको मैं वीडियो शूट करके बताऊँ। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tent consists of a frustum of a cone surrounded by a cone. If the diameter of the upper and lower circular ends of the frustum be 14 and 26 meter respectively, the height of the frustum be 8 meter and the slant height of the surmounted conical portion be 12, find the area of the canvas required to make the tent. Assume the radius of the upper circular end of the frustum and the base of the surmounted conical portion are equal. ठीक है, तो जैसे कि ये आपको पता है फ्रस्टम मतलब क्या, जैसे कि आप एक कोन है, राइट, कोन को जब आप ऐसे एग्जैक्टली बीच में से पैरेलल कट करते हैं तो वो जो पार्ट होता है ना, ये कुछ ऐसे बन जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये जो बीच में का जो पार्ट ऐसे कट होके ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये हो रहा है आपका फ्रस्टम ऑफ द कोन। अब ये क्या है, ये सरमाउंटेड है बाय अ कोन, उन्होंने कहा फ्रस्टम इज सरमाउंटेड बाय अ कोन, ठीक है। तो अपर एंड लोअर के हमें जो डायमीटर्स है सर्कुलर एंड्स के दिए हैं 14 एंड 26, हाइट भी दी है हमें, इसकी जो है ना कोनिकल पोर्शन की स्लांट हाइट दी है उन्होंने 12 मीटर, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है कि जो इसकी जो ये देखिए उसके ऊपर इसका जो रेडिया है, यानी कि इसका कोन का तो बेस हो गया है ना, कोन का बेस हो गया, और ये जो फ्रस्टम का अपर सर्कुलर, इन दोनों का जो रेडिया है वो सेम ही होगा, ठीक है, अज्यूम करना है हमको, ठीक है। तो ये जितना होगा उतना ही उसका होगा, राइट। तो हम बस वही देंगे। अब जैसे कि हमें ये दिया डायमीटर, तो हम लोग उसका रेडियस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम फ्रस्टम ऑफ अ कोन का देख लेते हैं। अब देखिए फ्रस्टम ऑफ अ कोन का जो फॉर्मूला है, अब आपको एरिया किसकी निकालनी है, मतलब कितना कैनवस लग रहा है, तो बेसिकली आपको पूरा एरिया निकालनी होगी ना। तो कैसे निकालेंगे हम, टेंट के लिए कितना कैनवस लग रहा है, तो ऑब्वियसली कर्व, फ्रस्टम की कर्व सरफेस एरिया और कोन की कर्व सरफेस एरिया। बट अब उसके लिए चाहिए क्या, हमें रेडियस तो मिल जाएगा हमें, लेकिन हमारे पास इसकी फ्रस्टम की तो स्लांट हाइट नहीं है ना,
कोन की है, फ्रस्टम की नहीं है, तो वो हमें निकालना है, ठीक है। फॉर फ्रस्टम ऑफ द कोन, ठीक है। तो देखिए डायमीटर हमें दिया है उन्होंने, डायमीटर जो है 14 मीटर है, तो रेडियस कितना 7। अब ये अपर एंड, ठीक है, अपर एंड का डायमीटर 7 है, तो ये सेम 7 किसका, जो कोन का जो रेडियस होगा वो भी 7 ही होगा। इसके ऊपर से कहाँ से, देखिए रेडियस ऑफ द अपर सर्कुलर एंड, ये फ्रस्टम का ये अपर सर्कुलर है, कोन का वो बेस हो गया, राइट, क्योंकि उसके ऊपर है ना, राइट। तो r इक्वल टू 7, फिर और क्या, लोअर r इक्वल टू कैपिटल R में ले रही हूँ, या फिर R1 R2 भी ले सकते हैं, 13 मीटर, क्योंकि डायमीटर 26 है लोअर का, ठीक है। ये लोअर का मैं ले रही हूँ 13 क्योंकि डायमीटर 26 है, और मुझे हाइट भी दी गई है जो कि है 8 मीटर, ठीक है। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो h कितना है आपका 8 स्क्वायर, कैपिटल आ रहा है आपका, सॉरी दिस इज r माइनस r होल स्क्वायर, ओके, 13 माइनस 7 स्क्वायर, सो विच इज 64 प्लस दिस इज 36, 6 का स्क्वायर ना, 100 यानी कि 10 मीटर, ठीक है। कोन का तो है हमारे पास सब कुछ, तो बस एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू r प्लस r इंटू एल। अब मैं कैपिटल L यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, क्योंकि L स्मॉल l हम लोग इसके लिए ले लेंगे, ठीक है, कोन के लिए, आपकी मर्जी, अब L1 L2 भी ऐसा कर सकते हैं, और पाई r l, ठीक है। सो इसमें जो है वो पाई ये है 13 प्लस 7, L अभी अभी हमने निकाली, पाई इंटू r जो है वो 7, जैसे मैंने कहा इसकी सेम होगी, L हमें दिया है 12, ठीक है। 20 इंटू 10 200 ये हो गया, ठीक है, प्लस ये है 84, पाई कॉमन लीजिए, 200 प्लस 84 284। अब लास्ट में हम पुट करेंगे 22/7 इंटू 284, 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा, सॉरी 2 ज़ा, ना मेरे दिमाग में 14 बज रहा है, देखो, ठीक है। 284 को हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर 22 इंटू 284 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल रहा है 6248, ओके, डिवाइडेड बाय 7। सो ये आंसर आपका आ जाएगा 89 अप्रॉक्सीमेटली, ओके, 57, ओके। सो इस तरह से आपको करना है। अब कर्व सरफेस, अब देखिए सॉरी, ये जो सरफेस एरिया का जो चैप्टर है, आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, राइट। तो आपको ये कैलकुलेशंस के लिए प्रैक्टिस करना है। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे कुछ चीज़ें नहीं होती, वही होता है कर्व सरफेस है, वही निकालना होता है, बस फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन, ये जो चीज़ें हैं इसमें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप लेवल 1 के हैं तो ऑलरेडी आपको सब कुछ है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं सेक्शन 3 का, लॉगरिथम्स। देखिए लॉग की जो टेबल है वो आपको दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी मेरे पास तो यहाँ पर है, मैं तो डायरेक्टली कर रही हूँ, तो आप लोग अगर आपको लॉगरिथम में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको लॉग या मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं करना है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो पुट करूँगी। सो लेट एक्स इक्वल टू ले लेते हैं, सोल्यूशन इसका 6.782 to 0.0043 अपॉन 35.29।
एक एक स्टेप करिए। देखिए लॉग लीजिए तो ये क्या होगा, लॉग दे मल्टीप्लाई है ना, तो ये देखिए सबसे पहले हम एक एक का, जैसे मैंने कहा आपको ले लीजिए 6 7 8 2 3 इंटू ये देखिए रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0.0043 माइनस लॉग 35.20। डायरेक्टली आपको नहीं जम रही सारी चीज़ें, कोई बात नहीं, आप एक एक स्टेप कीजिए ना, ठीक है। तो पहले मैंने डिवीजन का फॉर्मूला लॉग का यूज़ किया, फिर मैं क्या यूज़ करती हूँ, देखिए ये यहाँ पे होगा 3 लॉग बन जाएगा 6.7 इंटू का ये प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट है तो ये हाफ बन जाएगा, करेक्ट। वैसे भी नहीं जम रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लॉग स्क्वायर रूट 0.0043, ठीक है, माइनस लॉग 35.29। सो 3 log 6.782 प्लस हाफ लॉग 0.0043 माइनस लॉग 35.29, ठीक है। तो ये जो मिल रहा है आपको, सो 3 इंटू इसका जो लॉगरिदम है, ये क्योंकि इसका 6 है, वह एक ही टर्म मतलब नंबर है, तो इसका ये जो हो जाए कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा, और इसका लॉग है 8313 प्लस हाफ लॉग ये 2 है, -2 प्लस -1, सो ये 3 बार हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी जो ये है वो है 6335, और ये 1 पॉइंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई होकर 2.4939, और आपको होपफुली आपको पता है कि ये कैसे करते हैं। सो डिवीजन आपको कैसे करना है आपको पता है ना, इसे 4 बार प्लस 1.6335 अपॉन 2 ऐसे होता है ये, राइट, -4 + 1 -1.5476, ठीक है। सो 2.4939 प्लस ये 4 बार बाय 2, तो ये बार 2 पॉइंट, ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.81675, तो अप्रॉक्सीमेट इसको कर लीजिए आप, ठीक है। आपको पाँचों ऐसे लिखने, आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप अप्रॉक्सीमेट करके भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करने के बाद ये जो है ये ऐड करना है आपको, ठीक है। ये 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 3, और ये 3 - 2 हो जाएगा 1 -1476, ये हो जाएगा 1, ये 10 - 7 3, ये हो जाएगा 10 - 4 6, ये हो जाएगा 7, और 0 - 1 यानी कि 12। अगर आपको ये चीज़ें नहीं, ये भी नहीं जम रही तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए इतना भी अब ये तो नॉर्मल एडिशन कैलकुलेशन है, सब्ट्रैक्शन एडिशन, और ये बस ये याद रखिए कि बार का मतलब होता है ये -2 है, निगेटिव है, ठीक है। सो x इक्वल टू, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, एंटी लॉग के टेबल में चली जाइए, और वहाँ पे आपको 76 × 3 × 1 देखिए, ये हो जाएगा -1 + 1 0 पॉइंट, इसका जो वैल्यू है वो 579। ये मैंने वेरीफाई किया है, ऐसा मत सोचिए कि पेपर में से उठा के डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपकी सोल्यूशन है, तो मैंने पूरा वेरीफाई ये किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कभी कभी कुछ आंसर्स गलत हो जाते हैं, इवन जो प्रिपेरेटरीज आप लोग करते हैं, प्रिपेरेटरीज में भी कभी कभी आंसर्स गलत होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये हमेशा एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर करिए, ठीक है। तो मैं हमेशा क्रॉस चेक करती हूँ, तो मैंने सारे लॉग सब देखे, ये बराबर है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम 4 मार्क्स के देखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम का पेपर मैं अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, वरना मैं डायरेक्टली उसका सोल्यूशन चैनल में डाल दूँगी, ठीक है। सो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करें, जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत सिर्फ 1 महीना बाकी है और बहुत कुछ चीज़ें करनी है। सो ऑल द बेस्ट, एंड सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।